नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में हाथियों का आतंक, हमले में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कड़ाके की ठंड के बीच बेरमो प्रशासन की पहल, जरूरतमंदों के बीच कंबल व अलाव की व्यवस्था। प्रोजेक्ट डिवाइन से लौटी मुस्कान, पाकुड़ पुलिस ने मोबाइल धारकों को लौटाए गुमशुदा फोन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुआ प्रशासन, एक हफ्ते में धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज परिसर खाली करने का निर्देश। नशे को ना, जिंदगी को हां का संदेश, रामगढ़ में न्यायिक पदाधिकारियों ने निकाली जागरूकता रैली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां मुसेफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटियारो गांव में जंगली हाथियों के आतंक से एक बार फिर जनजीवन दहल उठा है। दरअसल बुधवार देर रात करीब 11 बजे हुए हमले में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रहा था। बुधवार की रात अचानक वह चिटियारियो गांव में घुस आया। इसी दौरान घर के बाहर मौजूद युवक हाथी की चपेट में आ गया। हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति को बचाने के प्रयास में उसकी पत्नी भी हाथी के हमले का शिकार हो गई है और गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और महिला को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है और उसका इलाज जारी है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। परिवार यही था, तब तक हाथी आके ये घटना बिताया। अभी टमाटर ही पड़ा हुआ, ये आलू ही पड़ा हुआ। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? नौकरी। और हम क्या मांग रहे हैं उनको? चार को बच्चा है, 3 लड़की है, 1 लड़का है। क्या करेगा, सब छोटा छोटा। हाथी आया कब पता नहीं, लेकिन आके हम लोग को एक मार दिया। अच्छा, पति पत्नी में पत्नी तो बच गई। वही हम लोग को सूचना दी फोन से कि ऐसे ऐसे घटना घट गया, तब हम लोग आए, फिर उसको उठा के लेके गए हम लोग सदर हॉस्पिटल सीधा। अच्छा, पत्नी की क्या स्थिति है अभी? पत्नी का भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, गंभीर है, भर्ती है, अभी भर्ती है। और एक्सरे वगैरह हुआ भी, अब डॉक्टर आएगा चेक करेगा क्या नहीं है। अभी भी उसका स्थिति ठीक नहीं है। बोलने थाना को सूचना दिए हैं आप? थाने में भी सूचना अभी देंगे। रात में फ़ोन किए थे हम लोग, लेकिन रिसीव नहीं हुआ फ़ोन। फॉरेस्ट विभाग को भी दिए, वो भी रिसीव फ़ोन नहीं हुआ। तो बिल्कुल, आप साफ तौर पर स्थानीय लोगों को सुन पा रहे थे किस कदर हाथियों के आतंक का शिकार दंपति हो गया है और जिसमें पति की मौत हो गई है और पत्नी की जो स्थिति है गंभीर बनी हुई है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है और वन विभाग है, उससे मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, बताएं, एक के बाद एक रामगढ़ में पहले हाथियों का आतंक देखने को मिला है और इसके बाद अब हजारीबाग में भी हाथी पहुंच चुके हैं और एक दंपति पर हमला करने के बाद पति की मौत हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? जी अनुपम, जो लगातार ये हाथी की घटना देखने को मिल रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार ये हाथी की घटना हजारीबाग और पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। जो 2 दंपति इसमें घायल हुए, एक की मृत्यु हो चुकी है और एक अभी गंभीर रूप से घायल है। इलाज उनका इलाज चल रही है। अब देखना होगा कि कब तक उनके स्वास्थ्य में क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन ये जो हाथी की घटना है काफी चिंताजनक है। जी अनुपम। साफ तौर पर रुपेश, अगर आपको जानकारी हो तो दंपति किस कदर हाथी का शिकार हो गए, वो ऐसा क्या कर रहे थे जब हाथी उस पर हमला कर दिया और हाथियों की संख्या उस समय कितनी थी? जैसा कुछ बताया जा रहा है कि दंपति वहाँ खेत में टमाटर की शायद खेत थी, उसे वहाँ पर वो देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर कोई लोग आने वाले थे, लेकिन उसी वक्त जब हाथी की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। बचने के दौरान हाथी जब गुस्से में आया तो यह घटना हो गई। जी अनुपम।
जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं खेत में वो गए थे और इस दौरान वो हाथी का शिकार हो गए। तो हाथी की संख्या एक थी, ऐसे में वन विभाग की ओर से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या हाथी को दूर जंगल के क्षेत्र में जो पहुंचाया गया है या फिर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी, वन विभाग तो इसे कुछ दिन पहले से 5 दिनों से यह चिन्हित कर रहा था कि हाथी के खेत की एरियाओं से कैसे दूर रहे। साथ ही वन विभाग की जो टीम है वो इसकी जांच चल रही थी, लेकिन कब यहाँ पर हाथी पहुंच गई ये पता भी नहीं चला वन विभाग को। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी पति की मौत हो चुकी है और पत्नी अपने मौत से जूझ रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है वन विभाग से। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वो हाथी अभी उसी क्षेत्र में है क्या? वन विभाग की किसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वन विभाग उस हाथी की जांच कर रही है कि अगर वो शहर में दोबारा आ जाए तो उसे भगाया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि जो उनके परिजन है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और वो जो मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन और एक के बाद एक ये हमला होते आ रहा है। पूरे झारखंड में ये स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में ये कितना चिंताजनक विषय है रुपेश? विचन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस पे संज्ञान लेकर हाथियों की जो हाथी जैसे शहर में घुसते हैं उस पर चिन्हित करनी चाहिए और कैसे इसको रोका जा सके इस पर भी काम करना चाहिए वन विभाग को। जी बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी रुपेश को सुन पा रहे थे किस कदर अब चाईबासा हो या रामगढ़ हो या हजारीबाग हो, तमाम जगहों पर हाथियों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला हजारीबाग से था जहां दंपति हाथियों का शिकार बन चुके हैं, जिसमें पति की मौत हो चुकी है और पत्नी बुरी तरह से घायल हो चुकी है। अब देखना होगा कि वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है और क्षेत्र में घुसे हाथी को कब तक जंगल की ओर खदेड़ा जाता है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अब हम रुख करेंगे बोकारो जिले का, जहां बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर ब्रेमो प्रखंड प्रशासन ने व्यापक राहत अभियान शुरू किया। दरअसल इसी क्रम में देर रात वीडियो मुकेश कुमार के नेतृत्व में जहारगढ़ डी उत्तरी पंचायत सहित विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया और प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी कराई गई। राहत अभियान के दौरान वीडियो मुकेश कुमार स्वयं मौके पर मौजूद रहे और कार्यों की निगरानी की। प्रशासन ने विशेष रूप से असहाय, बुजुर्गों, अनाथों, दिव्यांगों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देते हुए कंबल उपलब्ध कराए। चौक चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वीडियो मुकेश कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर जरूरतमंदों की पहचान की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि शीतलहर की अवधि तक राहत कार्य निरंतर जारी रहेगा। और मैं दो चीज़ों को देखता हूँ कि अलाव की व्यवस्था है कि नहीं। पहले भी मैंने तीनों सीसीएल के महाप्रबंधक को लिख करके और कोयला की व्यवस्था हर चौक चौराहा पर करवाया हूँ, जो लगातार 1 महीने से वो जल रहा है। अभी आया हूँ तो यहाँ पता चला है इस जारंडी चौक में, भगत सिंह चौक में, कि आज भर यहाँ कोयला था, कल फिर यहाँ कोयला गिर जाएगा, क्योंकि अभी 15 से 20 दिनों तक ठंडा का प्रकोप बहुत रहेगा। ऐसी स्थिति में अलाव की व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, यही मेरा प्रयास होगा। इसके साथ ही शाम को यह भी देखता हूँ कि चौक चौराहे में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो जो उपलब्ध कराया गया हम लोगों को कंबल, तो मैं कंबल उपलब्ध कराता हूँ। किनके निर्देश पर किया जा रहा है? ये उपायुक्त महोदय के निर्देश पर और एसडीएम सर के निर्देश। अगली खबर पाकुड़ जिले से आई है, जहां पाकुड़ पुलिस की सराहनीय पहल प्रोजेक्ट डिवाइन से मोबाइल धारकों के चेहरे पर फिर एक बार रौनक लौट आई। दरअसल जिन लोगों के मोबाइल फोन चोरी या गुम हो गए थे, उन्हें अब उनका कीमती सामान वापस मिल रहा है। एसपी निधि द्विवेदी ने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5 मोबाइल धारकों को उनके चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन सौंपे। इस दौरान एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी कर उन्हें उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट डिवाइन की शुरुआत की गई है। नए साल के पहले सप्ताह में नगर थाना क्षेत्र में 5 मोबाइल बरामद किए गए और आने वाले दिनों में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी टीम्स निरंतर जो भी गायब हुए या चोरी हुए मोबाइल्स हैं उनको अपने प्रयासों से, अपने टेक्निकल इनपुट्स की वजह से और जितनी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की जो हमें टेक्नोलॉजी मिली हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं
खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल्स को उनके धारकों, उनके ओनर्स तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमने मिशन डिवाइस या अभी स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट डिवाइस का नाम दिया है। उसी कड़ी में आज 5 मोबाइल्स जो कि पिछले साल या उसके पिछले साल भी एक मैटर आया था हमारे सामने, ये सिर्फ टाउन थाना के हैं। अभी आज टाउन थाना के हम लोग पीसी कर रहे हैं। 5 मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल जो गायब हो गए थे वो आज हम। इसके बाद हम धनबाद का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल शहर के लूबी सर्कुलर रोड स्थित बीएसएस महिला कॉलेज को खाली करने को लेकर तलवार लटकने लगी है। जानकारी के अनुसार जिला परिषद ने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। बीएसएस महिला कॉलेज को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला परिषद ने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेज परिसर खाली नहीं किया गया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद की ओर से कॉलेज की प्राचार्य को भेजे गए नोटिस में झारखंड हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया गया है। नोटिस के अनुसार 25 मार्च 2011 को हाई कोर्ट ने जिला परिषद की परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उन्हें सील करने का आदेश दिया था। इस आदेश में बीएसएस महिला कॉलेज का नाम भी शामिल था। हालांकि वर्ष 2011 में कॉलेज में बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संचालित होने के कारण जिला परिषद ने उस समय सीलिंग की कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद भी कॉलेज का संचालन लगातार जारी रहा, लेकिन अब यह प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है और कॉलेज को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। बात रामगढ़ जिले की करेंगे, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के डॉन कैंपस के तहत नशे को ना जिंदगी को हाँ विषय पर गुरुवार को रामगढ़ में जागरूकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिषद से शुरू होकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक पहुंची और राष्ट्रीय राजमार्ग 23 होते हुए पुनः व्यवहार न्यायालय में आकर संपन्न हुई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामगढ़ द्वारा आयोजित किया गया। पद यात्रा के माध्यम से आम लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। पद यात्रा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तौफीकुल हसन, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राजीव आनंद, जिला जज एक विशाल श्रीवास्तव, डीडीसी आशीष अग्रवाल, एसपी अजय कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राम, सिविल जज शिवेंदु द्विवेदी सहित कई न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। संदेश ये है, हमारा जो प्रोग्राम है माननीय नालसा और झालसा के दिशा निर्देश पे हम लोग जो ये मार्च निकाले हैं, तो साधारण सी बात है कि नशा जो है बहुत सारा अपराध, बहुत सारा दुर्घटना के मूल में रहता है। हम लोग यहाँ न्यायालय में काम करते हैं तो पाते हैं कि ऑलमोस्ट 20% जो क्राइम्स होता है सोसाइटी में, मर्डर हो जाता है, मारपीट होती है, सब नशा के कारण होता है। जो रोड एक्सीडेंट्स का केसेज होता है और ख़ास करके जो बाइकर्स गैंग है, और झारखंड में खास करके हम देख रहे हैं कि नवयुवक सब पी के गाड़ी चलाता है डबल लोड ट्रिपल लोड में, और नशा के वजह से दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता है। दिमाग से कंट्रोल खोया तो गाड़ी का भी कंट्रोल खो जाता है और जाके सीधे घुस जाता है ट्रक या बस के नीचे, और पब्लिक जो है रोड जाम करती है। हजारीबाग के कोनार से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल सामने आई है। दरअसल डीवीसी कोनार उच्च विद्यालय में नवनिर्मित भवन में कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन डीवीसी कोलकाता से आए सदस्य एसके पांडा ने किया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बड़े सपने देखने चाहिए। कार्यक्रम में डीवीसी के कई वरिष्ठ अधिकारी और विद्यालय प्रबंधक भी मौजूद रहे। हमारा मेन पर्पस हुई है, उसका साथ में हम लोगों को जो स्कूल का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, स्कूल का प्रोग्राम में भी हम लोग एनर्जी दे रहा है कि यहाँ का जो बच्चे लोग हैं, जो देश का भविष्य है, तो उन लोगों को हम लोगों ने जो कंप्यूटर दिए हैं और जो साइंस का जो
इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर जो बीबीसी का तरफ से दिया गया है, तो ये दर्शाता है कि हम लोगों ने कितना कंसर्न है कि हमारा जो आसपास का एरिया को डेवलप करने के लिए जो हमारा जो प्रतिज्ञा है, बीबीसी का जो प्रतिज्ञा है, इसमें हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा करना है ताकि यहाँ के लोग इनरिच हो। उसी में हम लोग जो भी वाटर गेम जो शुरू कर रहे हैं, आप सोचिए कि कोई भी आदमी मतलब पूरे झारखंड में हमको लगता है ये पहला स्कूल होगा जहाँ क्लास 6 एंड अबव से कंप्यूटर शिक्षा हम लोग देंगे। भले एडिशनल सब्जेक्ट कार्य पाठ्यक्रम का पाठ भले नहीं रहेगा, लेकिन आज बिना कंप्यूटर के शिक्षा के हमारे बच्चे का विकास नहीं सोच सकते हैं जी, संभव नहीं। हाँ, तो कम से कम कंप्यूटर ये झारखंड के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर ये पहला विद्यालय होगा जहां क्लास 6। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।